अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे नाजरीन, हाजरीन और सामीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ खैरियत से हैं और आपके सामने बैठे हुए हैं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्रामों के हवाले से अगर देखा जाए तो हमने अनगिनत मेहमान जो हैं अपने प्रोग्राम की जीनत बनाए हैं, उनको यहाँ दावत दी है। उन्होंने अपने अपने शोबा जात से मुताल्लिक़ अपनी मालूमात हम तक वहाँ पहुँचाई हैं। आज हम जिस शख्सियत को हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में कि वो आएँ, हमसे बैठकर हमसे बातें करें, गुफ्तगू करें, अपने बारे में कुछ बताएं, वो मेरे हिसाब से कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि अगर उनके इल्मी कारनामों को देखा जाए, इल्मी और अदबी और दूसरे शोबों में जिस तरह से उन्होंने ख़ास तौर पे दर्स और तदरीस के हवाले से उन्हें बहुत कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। तो आज हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम चाहेंगे कि हमारा कैमरा जो है हमारी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत डॉक्टर शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, जो हाल ही में भारत से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुख्तलिफ़ मजालिस में जो है वो ज़िक्र बयान फरमाते हैं और इसके अलावा अपनी मुतअद्दिद किताबों के हवाले से वो जाने और पहचाने भी जाते हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है डॉक्टर साहब की साथ ही शुरू करेंगे, शरीके गुफ्तगू करके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम को जो है आपने रौनक बख्शी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और मैं भी आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी कि आपने मुझे इस गुफ्तगू के ज़रिए से मौका दिया यहाँ के लोगों तक पहुँचने का और मेरी बातें भी उन तक पहुँच सकेंगी आपके तवस्सुस से और आपके चैनल के तवस्सुस से। जी जी, हमारा नाज़रीन डॉक्टर साहब से और हमारा जो है एक वजह मुश्तरक ये है कि डॉक्टर साहब भी जो है लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है और हमारे भी लखनऊ से ताल्लुक़ है। तो ये समझ लें कि हम एक जैसे कि माँ जाया हुए। तो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल हमें ये एहसास नहीं मिला है कि हम किसी अजनबी शख्सियत से जो है या ऐसी शख्सियत से जिससे अभी हमारा कुछ अर्से पहले तारुफ हुआ है, बल्कि हम ऐसा लग रहा है कि हम जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह आपको देखते हुए आपकी उम्र का अंदाज़ा तो हमें हो जाता है कि अभी आपने मुश्किल से 40 की बहारें भी नहीं देखी होंगी, आप 40 के अंदर ही अंदर हैं। इसके साथ साथ आपने इतने अजीम काम किए, अगर मैं उनकी फहरिस्त में जाऊं तो शायद मेरे लिए जो है ये प्रोग्राम जो है उसको जारी सारी रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसी में सारा वक्त हमारा निकल जाएगा। आप माशाल्लाह कई किताबों के मुसन्निफ हैं और आपकी जो दर्स व तदरीस का सिलसिला था वो लखनऊ में मुख्तलिफ जामियात से रहा और माशाल्लाह अगर हम नाज़रीन की इत्तला के लिए हम ये कहें कि माशाल्लाह आप वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और आप जो हैं आपने पीएचडी भी किया है। क्या आप फरमाएंगे कि पीएचडी आपने किस मज़मून में किया? और जी, पीएचडी मैंने तरक्की पसंद अफसाने पर की है। अच्छा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी मैंने तरक्की पसंद अफसाने पर की, ये हमारे जो असातिज़ा थे उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि मैं अफसाने पे पीएचडी करूं। जी जी। उसकी वजह ये थी क्योंकि जो हमारे असातिज़ा हैं ज़्यादातर वो सब जदीदिये हैं जी, तरक्की पसंद नहीं है वो लोग। सही। वो जदीदियत पसंद है और जदीदियत के अलंबरदारों में है और उसी को फ़रोग़ दे रहे हैं वो। और जाहिर सी बात है मैं उनकी निगरानी में था और मेरा अदबी सफ़र सब उन्हीं की निगरानी में हुआ और आज भी उन्हीं की निगरानी में जारी है वो सफ़र। तो उनको तरक्की पसंद अफसाना नहीं पसंद था। वो नहीं चाहते थे कि तरक्की पसंद अफसाने पे मैं पीएचडी करूं। बहुत सारे मौज़ूआत मेरे असातिज़ा ने मुझे दिए कि आप इस पे कर लें, इस पे कर लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो अफसाने पे ही करना है और तरक्की पसंद अफसाने पर ही करना है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इब्तिदा में जाएँ आपकी, तो एक वो ज़माना होता है कि जब एक खिलंडरी उम्र में एक जो बच्चा होता है उसको उसके शौक़ दूसरे होते हैं।
आपने माशाल्लाह जो है वो ग्रेड 12 में या 13 में आकर ही जो है अपनी जो है आपने वो अदब और इल्म के हवाले से जो है आपने कुछ बहुत ज़्यादा जो है अपने लोगों को चौंका दिया था, अपने बुज़ुर्गों को। तो ऐसा क्या था कि आपको इस तरफ तबीयत आपकी शुरू ही से राग़िब थी, या कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा आपकी ज़िंदगी में रोनुमा हुआ कि आपने कहा कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए जो है काफ़ी जो है वो आगे जाके आपके लिए आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए जो है मुफीद साबित होगी? सलमान अख्तर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और हमें हमारे बचपन में पहुंचा दिया। दरअसल जैसे आपने कहा कोई वाक़या रूनुमा हुआ था ऐसा, या ये विरासत में मिली है जो इल्मी व अदबी विरास है, तो दरअसल ये जो सिलसिला है ये हमें विरासत में नहीं मिला। पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं, बिल्कुल हमारे ख़ानदान में कोई दूर दूर तक ना अदीब है ना शायर है, आज भी नहीं है, ना पहले था और ना अभी है फ़िलहाल कोई ऐसा अदीब व शायर। हम लोग जो हमारे वालिद हैं और हमारे दादा वगैरह सब ज़मींदार हैं और ज़राअत वगैरह से और किसानी से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा। फिर वालिद साहब हमारे जब बड़े हुए तो उनकी एजुकेशन दिल्ली में हुई, क्योंकि हमारा जो वतन है आबाई वो दिल्ली के पास है। मैं लखनऊ हिजरत करके आया, एक तरह से कह सकते हैं। जी। तो सांखनी उसका नाम है। तो वहाँ पर से वो वालिद साहब हमारे तालीम के लिए दिल्ली आए, और जब दिल्ली आए तो वहाँ उन्होंने बिज़नेस वगैरह फिर किया और अच्छा माशाल्लाह से अपनी फील्ड में उन्होंने नाम कमाया और अपनी जगह बनाई। मगर कोई अदीब शायर या ये सब इस तरह का सिलसिला नहीं था हमारे यहाँ। मुझे बचपने से लगाव था। हम जब छोटे थे तो 15 अगस्त 26 जनवरी के मौक़ों पर हम लोगों को नज़में याद कराई जाती थी और स्टेज पे उनको फिर पढ़ते थे हम लोग। सही। जब आँच वतन पर आती है तलवार उठाया करते हैं, इस टाइप की नज़में हम लोग याद कराई जाती थी। अल्लामा इकबाल की माँ का ख्वाब, नहीं, तो वो नज़में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें अंदर से एक फीलिंग आती थी कि जो हम लोग पढ़ते हैं क्या कभी हम कह भी सकते हैं या कुछ इनके बारे में लिख भी सकते हैं। तो तभी से बस ये ख्याल था शुरू से ही कि वो हमें कुछ बनना है और कुछ करना है और इस तरफ आना है। तो आपके बारे में मैं जब पढ़ रहा था आपके हवाले से आपको मज़ीद जानने के लिए, तो एक जगह ये मालूम हुआ कि आपने आपके इब्तिदाई दौर में जब आप शायरी के मैदान में जो है वो अपने कदम जमा रहे थे, या वो आपका इब्तिदाइया था इस फील्ड में आने के लिए, तो आप अक्सर अपने बुज़ुर्गों को और उन लोगों को जिनको शायरी से शौक़ था या थोड़ा बहुत जो है वो मालूमात रखते थे, आप उनको अपनी तहरीरें दिखाया करते थे। तो वो शायद अज़राए अखलाक या अज़राए मुरव्वत आपको थपके दे दिया कि कहते थे हाँ बेटा बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन जब आप कहीं और जाकर किसी और मुस्तनद आलिम से और उनकी जानिब से अगर आपको ये हिदायत मिलती थी कि भाई इसमें कुछ कमी है, तो आपको यकीनन उन लोगों पे ज़्यादा गुस्सा आता था कि जिन्होंने आपको सही राह दिखाने के बजाय अखलाक और मुरव्वत के बोझ तले आपको जो है वो आपकी उस तरह से जो है वो तरबियत नहीं फरमाई जो उन पर वाजिब थी। देखिए वो मेरे ख्याल से उसमें उनका कसूर नहीं था, इसलिए क्योंकि उनका वो मैदान ही नहीं था, वो फील्ड नहीं थी उनकी। अच्छा, तो उन्हें अदब की और इस तरह की शायरी की या अफसाने की या सुखन साजी की जो नज़ाकतें और बारीकियाँ होती हैं वो शायद समझते नहीं थे। उन्हें जो लगता था कि भाई अच्छा है बच्चे ने लिखा है, छोटी उम्र का बच्चा कुछ लिखता है तो लोग यूँ भी हौसला अफजाई करते हैं। मगर मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता इस हवाले से, क्योंकि आपने जब बात की ना लिखने की और किस तरह से क्या होता है, तो हम लखनऊ में यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ रहे थे, तालिब इल्म थे। ये 92 का वाक़या है, 1992 का। उस वक्त बहुत छोटे से थे हम, और हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद का हादसा उस ज़माने में रूनुमा हुआ था और पूरा मुल्क एक तरह से बिखर रहा था और टूट रहा था और हिंदू मुस्लिम नफ़रतें बढ़ रही थी। उसी ज़माने में हमने एक अफसाना लिखा था, कातिल कौन। अच्छा। अफसाने का टाइटल था कातिल कौन। वो लंदन से छपा भी है सदा मैगज़ीन में, और इंडिया में भी बहुत सारी मैगज़ीन में छपा बाद में वो, लेकिन पहले उसको मैंने लंदन भेजा था, वहाँ वो छपा। तो जब मैंने वो अफसाना लिखा था कातिल कौन, तो सदा से भी पहले मैंने एक मैगज़ीन के लिए भेजा था वो। अच्छा। और वो हमारे हिंदुस्तान की उर्दू की सबसे बड़ी और सबसे अहम मैगज़ीन है, उसका नाम है आजकल, जिसके एडिटर जोश मलियाबादी हुआ करते थे। अच्छा।
तो वो जोश मली आबादी ही ने मैगज़ीन शुरू की थी, उसके बाद नहीं जोश मली आबादी थे। बल्कि जोश मली आबादी ने क्या शुरू की थी, दरअसल वो मैगज़ीन जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी जोश मली आबादी के पाँव में जंजीर डालने के लिए कि पाकिस्तान ना जाने पाए, ताकि अदबी और इनका जो तस्कीन के सामान हैं कि वो फराहम किए जाएँ और ये ठहर जाएँ। वो नहीं ठहर सके, वो एक अलग चीज़ है, मगर उन्होंने काफ़ी दिन तक उस रिसाले की इदारत की जोश ने। और वो उस दफ्तर में आज भी वहाँ जोश मली आबादी जिस कुर्सी पर बैठते थे वो कुर्सी वहाँ आज भी मौजूद है बाकायदा। अच्छा। जैसे म्यूजियम में चीज़ें रखी जाती हैं संभाल के, वैसे वो कलम जिससे जोश लिखते थे, इदारिया कारी तौर पे वो सब रखी हुई हैं, चीज़ें महफूज हैं। और जब कोई जाता है तो वो दिखाते हैं वहाँ पर कि जोश मली आबादी इस कुर्सी पर बैठ के लिखते थे और ये वो कलम है जिससे इदारी लिखते थे। तो मैं अर्जी कर रहा था कि वो मैंने अफसाना उसके लिए भेजा, मैगज़ीन के लिए, आजकल के लिए। छोटा था, बच्चा था, एक जज्बा था, एक कभी लिखे हैं बड़ी। मैंने भी कहा था आपसे ना कि मैंने ख्वाब हमेशा ऊंचे देखे और बड़ी ही चीज़ें सोची कभी। तो सोचा कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी मैगज़ीन है, पहले अपनी तहरीर वहाँ भेजूँ। तो वो मैंने वहाँ भेजी। महबूब रहमान फ़ारूकी साहब उसके एडिटर थे उस ज़माने में, जो हमारे उर्दू के बहुत बड़े नक्काश शमशेर रहमान फ़ारूकी साहब के भाई हैं, ठीक है ना। तो वो एडिटर थे, वो गया अफसाना, उसके बाद वापस वो उस एड्रेस पे आ गया जिस एड्रेस से मैंने भेजा था। ठीक। जब वापस आया तो मुझे पता लगा, घर में आए तो कभी डाक आपकी आई कोई, तो आजकल की डाक देख के हम बड़े खुश हुए, क्योंकि वो लोग वापस ख़त लिखते थे आपको कि आपका अफसाना मिला या नज़्म मिली या गज़ल मिली और फलां शुमारे में उसे शामिल किया जा रहा है। तो उनका एक तरीक़ा था, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे लेटर आया होगा। जब वो मैंने खोला तो उसको जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ोरदार तमाचा वो मार दिया। अच्छा। हाँ, उसके अंदर लिखा हुआ था, महबूब रहमान फ़ारूकी साहब ने लिखा होता कि आपका अफसाना हमें मिला, शुक्रिया, आपने हमारे रिसाले के लिए अफसाना भेजा, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं कि आपका अफसाना अपनी मैगज़ीन में शाया नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी आपका अफसाना हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है, लिहाजा अभी आप और किताबें पढ़ें और मुतालिया करें, उसके बाद फिर अच्छा सा अफसाना लिखें, तब आप हमें भेजें। और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरे ख्याल से 14 साल 15 साल का रहूँगा, उस वक्त की बात है। तो जब ये वापस आया तो यकीन जानिए कि ऐसा लगा जैसे तमाचा लग गया रुखसार पर। और मैंने ये तय किया कि फिर मैं भी इसी रिसाले के एडिटर को अगर इस बात पे मजबूर ना कर दूं कि वो मुझसे मुतालबा करे कि आप मजमून भेजिए। दूसरे लफ्ज़ों में आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया कि एक दिन उस मकाम पे पहुंचूंगा कि इसी रिसाले का एडिटर मुझे कहेगा आप भेजिए, और मैं कहूँगा अभी नहीं भेज सकता, बिजी हूँ, बाद में भेजूंगा। और अल्लाह के करम से वो मंजिल आई। वो शुरू के में तो मेरे ख्याल में हर एक के साथ ऐसे कुछ कमोबेश से वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तरक्की पसंद अफसाना निगारी को ही आपने पीएचडी के लिए क्यों मुंतखब किया, इसके पीछे क्या वजूहात थी? इसके पीछे जो वजह थी, दरअसल मैं, क्योंकि आपसे जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हमारे असातिज़ा प्रोफेसर नीर मसूद साहब और जिन लोगों से वाबस्तगी थी, इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी उर्दू गज़ल का बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि आप सब जानते हैं। इस वक्त उर्दू गज़ल के दो बड़े नाम हैं, उसमें एक इरफान सिद्दीकी, एक इफ्तिखार आरिफ, जो हिंदुस्तान से हैं, एक पाकिस्तान से हैं। और लेकिन ये बात शायद आपके लिए खुशी का बायस होगी कि दोनों लखनऊ से हैं, माशाअल्लाह, चाहे वो हिंदुस्तान में रहें चाहे वो पाकिस्तान में रहें, लेकिन काम लखनऊ वाले ही कर रहे हैं। तो उस वजह से मैं, क्योंकि जदीदियत के ज़्यादा करीब था और ज़्यादा काम कर रहा था, उसी ज़माने में मेरी एक किताब आई थी इरफान सिद्दीकी शख्स और शायर। तो उस किताब की वजह से मुझे बड़ी मकबूलियत मिली थी। तो मेरा ख्याल था, तालिब इल्माना ख्याल था शायद उस वक्त, मैं सोचता था कि जैसे तरक्की पसंदों में मतलब जो लोग मकबूल हैं और कुछ जदीदियों में मकबूल हैं, तो मैं चाहता था कि जदीदियों में भी मकबूल रहूं और तरक्की पसंदों में भी। तो जदीदियों पे मैंने एक अच्छा काम कर दिया है, इसकी वजह से शोहरत हो गई मेरी। अब कुछ तरक्की पसंदों पे काम करना चाहिए जिससे वहाँ भी पजीराई मिले, क्योंकि एक दूसरे की चीज़ें ये लोग बहुत काबिल एतना नहीं समझते थे। सही। ये लोग उनको बिल्कुल हकीर और जलील समझते थे, जदीदियत तरक्की पसंदों को, और तरक्की पसंद इनको हकीर और जलील समझते थे। अच्छा, लेकिन फिर मुझे ये जानना है कि फिर आप एक्चुअली आप किस हवाले से ज़्यादा मतलब किस साइड पे थे? यानी आप जदीदियत पसंद थे या तरक्की पसंद थे? यानी आपका अपना मिजाज कैसा था? देखिए, जहाँ तक मेरे मिजाज की बात है तो जो हमारे असातिज़ा ने तरबियत की थी वो तो जदीदियत थी की तरफ में राग़िब रहा, और अभी भी ज़्यादातर काम मैंने जदीद अदब पे किया है और जदीद शुरा पे काम किया और जदीद अफसाना निगारों पे काम किया। लेकिन मैंने तरक्की पसंदों को भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया और उस पर भी मैं हमेशा काम करता रहा। और अभी भी मेरी जो किताबें आई हैं उसमें सब में वो लोग भी शामिल हैं, क्योंकि कुछ हमारे असातिज़ा ऐसे थे जो तरक्की पसंद थे और बहुत नुमाया नाम था उनमें, जैसे प्रोफेसर शारिब उद-दौलवी साहब, जिनका भी जिक्र भी हुआ था जब हम लोग बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। जी। अच्छा, तो जैसे कि
हम जैसे कि आपका अगर हम ताराना जायज़ा लेते हैं आपकी इल्मी और अदबी काविशों का, तो हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब के सामने एक खुला मैदान था और वो उसमें अपनी मर्ज़ी के जो है घोड़े दौड़ा रहे थे। जी। कोई सामने हर्डल नहीं थी, ये कोई ग्रुप बंदी नहीं थी, किसी ने ना आपका हाथ रोका ना आपको टोका, और आप जो है बहुत आसानी के साथ ये तवील मसाफत तय करते चले गए। क्या ऐसा था, या क्योंकि हम फी ज़माने जब देखते हैं तो एक उभरते हुए या एक ऐसे शायर या अदीब या अफसाना निगार या इस फील्ड से मुतालिक कोई भी शख्स, उसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कि वो उसमें कितनी खूबियाँ मौजूद हैं, इतनी आसानी से वो उस मकाम तक नहीं पहुँच पाता जो माशाल्लाह आप जिस जगह आप नज़र आ रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि भारत में अगर हम तकाबली जायज़ा लें पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, तो क्या इंडिया में ज़्यादा सहूलत है कि वहाँ पे जो है जो आदमी जिसमें कुछ ऐसी स्पार्क है, लोग उसको खुद रास्ता देते हैं उसको? नहीं, ऐसा तो ऐसा मेरे ख्याल से ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। अच्छा, ऐसा नहीं है। रास्ते तो लोग रोकते हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने बहुत से अदब की बहुत दीगर असनाफ में आपने जो है वो तबाज़माई की, तो आपको क्या लगता है कि किसी ऐसी सनत में जिसको कि आपको लगा हो कि मुझे इसी में काम करना चाहिए, मेरा मिजाज इससे मिलता है और मुझे मेरी जो एक तबीयत है या मेरा मिजाज जो है वो इस तरफ मुझे राग़िब कर रहा है, तो वो जैसे अफसाना निगारी या शायरी या तनकीद निगारी, मतलब मेरा जो देखिए खुद का ज़ाती रुझान था जहाँ तक, तो वो तनकीद मुझे बहुत पसंद थी। और आप हर चीज़ का रीज़न पूछती हैं, इससे पहले कि रीज़न खुद ही मैं बता देता हूँ रीज़न क्या था कि क्यों मतलब मैंने तनकीद को चुना। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे शायरी कितनी भी अच्छी कर लो आप, कितनी भी अच्छे अफसाने लिख लो, मगर मोहताजी है किसकी? मोहताजी नक्काद की। जब तक कोई बड़ा नक्काद हम पे कलम नहीं उठाएगा, लोग हमारी शायरी को काबिल अदब नहीं समझते। इससे तो अब मुझे दूसरा सवाल आपसे ये करना ही पड़ेगा कि एक अच्छे नक्काद की आप क्या मतलब उसकी जजमेंट जो या उसकी जो खूबियां हैं या वो क्या होनी चाहिए जिससे कि वो, वैसे तो एक लंबी फहरिस्त होगी इसमें यकीनन, लेकिन जो बुनियादी एक पैराया है उसमें आप बुनियादी खूबी ये है, मैं उसे सबसे अच्छा नक्काद मानता हूँ। देखिए नक्काद के लिए इल्म का होना तो बहुत ज़रूरी है, दोनों तरह का इल्म उसके पास हो, शायरी का भी हो, फिक्शन का भी हो, और उसके अलावा भी जो दीगर उलूम हैं उनमें महारत होना ज़रूरी है। तभी आप अच्छी तनकीद कर सकते हैं जब आप वसी मुतालिया रखते होंगे। अगर आपका मुतालिया महदूद होगा तो फिर आप तनकीद का हक़ अदा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अच्छे नाक़िद के लिए ये कसीरुल मुतालिया होना चाहिए, और दूसरी ये कि हाफ़ज़े का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे चीज़ें आपके जहन में आएंगी तभी आप अच्छा लिख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि ईमानदार होना चाहिए उसे अदब के साथ और तनकीद के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या जमात साजी बहुत ज़्यादा है, गिरोहबाजी बहुत ज़्यादा है कि हम अपने गिरोह और अपनी जमात से बाहर देखना ही नहीं चाहते। जो हमारे आसपास के लोग, जो हमारे अतराफ़ के लोग हैं, जो जिन्हें हम पसंद करते हैं, बस उन्हीं पे लिखते रहते हैं। और जो लोग अच्छा लिख रहे हैं और वो हमारी जमात से नहीं, हमारे गिरोह से नहीं है, तो हम उन पर तवज्जो नहीं देते हैं। जदीदियों तरक्की पसंदों में यही हुआ। ऐसा नहीं है कि तरक्की पसंदों में अच्छे शायर नहीं थे, एक से एक शायर थे, बहुत अच्छे अच्छे शायर थे। अली सरदार जाफरी को कौन नज़रअंदाज कर सकता है? मजरू सुल्तानपुरी का कौन इनकार कर सकता है? अहमद नदीम कासमी से कौन मुंह मोड़ सकता है? बल्कि एक दौर पूरा तरक्की पसंद जो था जी, बहुत बड़ा दौर है तरक्की पसंदों का। आज़ादी दिलाने में उनका बड़ा अहम किरदार है हमारे हिंदुस्तान को। बाद में हम भले दो हिस्सों में बढ़ गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, लेकिन जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तब तो सब एक थे ना। उस वक्त तरक्की पसंद ही थे अदबी मंजरनामे से। जी बिल्कुल, और बहुत बड़े नाम इसमें शामिल हैं इस फहरिस्त में। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से हमारी इल्मी और अदबी गुफ्तगू का दिलचस्प सिलसिला जारी सारी है। हमें बस एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और इस ब्रेक के बाद फौरी तौर पे हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ मुनक़ते हुआ है हम उसे वहीं से शुरू करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी आते हैं आपकी खिदमत में।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन व सामीन। गुफ्तगू वहीं से हम शुरू कर रहे हैं जहाँ से हम ब्रेक में जाने से पहले हम जिस जगह थे। तो डॉक्टर साहब, पहले तो ये फरमाइए कि इस हमारे प्रोग्राम के हवाले से जो हम जिस फॉर्मेट पे आपसे बात कर रहे हैं, आप ख़ुद को कितना मुतमईन समझ रहे हैं कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो गुफ्तगू होती इसे हम सहरे हासिल गुफ्तगू कहेंगे या मुख्तसर? नहीं, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और बड़ी कारामद है। इस तरह की गुफ्तगू में बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं। अच्छी बात जो स्क्रिप्ट लिख ली जाती है पहले से, उसमें सवालनामे कायम कर लिए जाते हैं, उसमें वो मज़ा नहीं आता फिर जो क्योंकि फिल्मी ज़रूरी नहीं गुफ्तगू कि होती अगर है। हम आपके दरमियानी उम्र से शुरू है किया है आगाज़, तो हम अवाइल उम्री में नहीं जा सकते, हम उसमें ही जा सकते फौरी तौर पे। तो फौरी तौर पे मेरे जहन में यही सवाल आ रहा है कि आप का जो इल्मी और अदबी सफ़र था और जो आपकी पढ़ाई दरस व तदरीस और माशाल्लाह आपने जो है PhD भी किया है, तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको, अगर हम आपके घर के हवाले से बात करें, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करें, मतलब ये बातें ऐसी हैं कि जैसे कि घर में बैठ कर ना खुद ब खुद जो है ना सवालात पैदा होते हैं। तो हम तो इस प्रोग्राम को जो है अपने घर का आंगन समझते हैं, तो इसलिए हमने तो माशाल्लाह ये बताइए कि आपके बच्चों का रुझान भी इस तरफ है या वो उनकी कोई और? बच्चे तो अभी छोटे हैं बहुत, अच्छा, अभी छोटे तो हैं। अभी उनका रुझान वाली मंजिल नहीं आई हाँ, है। मेरे ख्याल में मुझे सवाल लेकिन नहीं करना चाहिए नहीं, क्योंकि कोई आपकी नहीं। उम्र को देखते हुए। बेटी थोड़ा सा बड़ी है, मगर वो लिखती है इंग्लिश में, माशाल्लाह, अफसाने भी लिखती है, शायरी भी, मगर वो बच्चों वाले जैसे होते हैं, उसी स्टाइल के होते हैं। अच्छा। आगे सुनाती है तो अच्छा लगता है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूब। तो आपकी खामोशी हमें खल रही है, आप कुछ सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपकी खुद अपनी तख्लीक जो है वो उसमें शायरी है, अफसाने हैं क्या? देखिए, मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करूँ कि मैंने अफसाने भी लिखे शुरू में और शायरी भी की तालिब इल्मी के ज़माने में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बहुत मेयारी रिसालों में दोनों चीज़ें छपी उस वक्त के। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमेशा मेरी सोच बुलंद रहती है, तो मैंने रिसाले भी या अखबारात भी जो मुंतखब किए अपने इशाअत के सिलसिले में, कलाम के या अफसानों के या मज़ामीन के, तो हमेशा जिनका एतबार लोगों में कायम है और जो मुतबर समझे जाते हैं, मुस्तनद समझे जाते हैं, उन रिसालों अखबारों को मुंतखब किया। तो शायरी भी की शुरू में और अफसाने भी लिखे। हमारे यहाँ एक शहनवाज कुरैशी साहब थे, मर के इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए उनको और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो एक माहनामा नया दौर है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश हुकूमत का रिसाला है, सरकारी रिसाला है। जैसे आजकल दिल्ली में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये स्टेट गवर्नमेंट का है नया दौर, ये भी बड़ा मेयारी और बहुत ही अहम रिसाला है। इसके भी बड़े स्पेशल नंबर और बड़े काबिल लोग इसके हमेशा मुदीर रहे हैं। तो शहनवाज साहब जिस ज़माने में मुदीर थे, तो मैं उनके ज़माने में BA में था उस वक्त, तो मैं एक अफसाना लेके गया उनको भी देने के लिए दफ्तर में, क्योंकि ये लखनऊ का मामला था, वो तो बाहर था, डाक से भेजा था वहाँ। यहाँ फेस टू फेस ये सहूलत थी कि जाके मिल सकते हैं मुदीर से। तो हम गए शहनवाज साहब के पास, हमने उनको अपना अफसाना दिया, उन्होंने लेके रख लिया और कहा ठीक है, आप जब कभी हम मिलेंगे दोबारा कहीं किसी प्रोग्राम में तो आपको बताएंगे, पढ़ लें इसको, देख लें इसका। हमने कहा ठीक है। फिर काफ़ी दिन हो गए और उनसे मुलाकात ही नहीं हुई और वो छपा भी नहीं, क्योंकि हम लोग देखते थे जब शुमारा आता था ताज़ा, वो शामिल है नहीं है, 2-3 शुमारे आ गए और वो नहीं आया। तो फिर एक दिन हम खुद पहुंच गए शहनवाज साहब से मिलने के लिए और कुरैशी साहब से मैंने कहा कि भाई हम आपको अफसाना दे के गए थे, आपने छापा नहीं हो। तो कहने लगे मैंने अफसाना आपका पढ़ा और आप क्योंकि छोटे हैं, वो खुद भी अफसाना निगार थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी अफसाना लिखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर अफसाना लिखना चाहते हैं तो इसमें कुछ नज़ाकतें, कुछ बारीकियाँ अफसाने की होती हैं जो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं, तो आप पहले वो सब चीज़ें पैदा कीजिए अपने अंदर, तब अफसाना जो है हमें दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर हम ज़रूर आपका छापेंगे। तो मैंने कहा वो बारीकियाँ नज़ाकतें क्या हैं वो आप बताइए हमें, तो हम कोशिश करेंगे। तो उनका सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके अफसानों में अखबारियत है। ऐसा नहीं लगता कि आप अफसाना पढ़ लें तो अफसाना पढ़ लें, लगता है खबर पढ़ लें कोई। तो सबसे पहले इसको ख़त्म कीजिए आप, अखबारियत को, कि आप खबर नहीं सुना रहे हैं लोगों को, आप अफसाना लिख रहे हैं, उसके अंदर कहानीपन लाइए। जब तक कहानीपन नहीं आएगा तो अफसाना अफसाना नहीं बन सकता। हमने कहा ठीक है बात आपकी, मैं कोशिश करता हूँ कि कहानीपन लाऊं और अखबारियत को इससे बाहर करूँ। और बोले दूसरी चीज़ ये है कि ज़बान आप बहुत अच्छी लिखते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा अच्छी ज़बान लिखते हैं। जो आपकी एज है, अगर कोई इसको पढ़ेगा
तो वो ये मान नहीं सकता कि आपने लिखी है जी तहरीर। जी सही। ज़बान आपकी बहुत अच्छी है, ग्रामर के एतबार से भी, और जो लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं आप, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यही असली प्रॉब्लम है अफसाने की। अगर ये नहीं है तो अफसाने ही नहीं बन सही, सकता। सही, आप कितनी अच्छी ज़बान लिखते हैं। सही। फिर मुझसे बोले कि काम आप कर सकते हैं, जो आपकी ज़बान है जिस तरह की, आप तनकीद में जाएं तो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। हाँ, एक सही। बड़ा होने के नाते मशवरा दिया सही। कि आप तनकीद में जाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आप तनकीद में जल्दी अपना मुकाम बना लेंगे और जगह बना लेंगे, क्योंकि आपकी ज़बान और आपको जिस तरह से नॉलेज है वो चीज़ें वहाँ काम आएंगी आपके। तो मैंने कहा ठीक है, चले मैं देखता हूँ। तो चलाया वहाँ से वापस। उसके बाद फिर मैंने अफसाना लिखना बंद कर दिया। और बस शायरी? वो आखिरी अफसाना था मेरा। और शायरी के हवाले शायरी से? की तरफ भी आता हूँ। तो जो अफसाना था आखिरी, वो था हाँ मैंने भी मोहब्बत की थी। अच्छा, वो उनको अफसाना देख के आए थे कुरैशी साहब को हम। और ये किस सन की बात कर रहे हैं आप, अगर याद हो? हाँ, ये यूनिवर्सिटी में ही जब उस वक्त हम पढ़ रहे थे, ये बात है सन 2002 की होगी। अच्छा, 2001 उस से समय, 2। अच्छा। जी जी, उस वक्त तो थोड़ा मतलब मोहब्बत की थी। नहीं की हाँ, नहीं थी वो मोहब्बत की नहीं थी, वो सिर्फ लिखी थी एक तरह से। मोहब्बत भी एक फितरी जज्बा फितरी है, जज्बा मैं है। समझता वो हूँ। तो उसके की नहीं बगैर तो जाती, मैं समझती हूँ वो कि हो जाती नामुकम्मल है जी, इंसान। और वो की नहीं जाती, वो हो जाती है। बिल्कुल, सही, बिल्कुल। सही। तो वो दरअसल हमारे, वो था सच्चा वाक़या था, वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही था, डिपार्टमेंट का था, मेरे उर्दू अच्छा, डिपार्टमेंट का। अच्छा, अच्छा। वो एक लड़के और लड़की का कुछ मसला था, और वो आपस में जैसे हो जाती मोहब्बत सी हुई, और मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचने से पहले वो बिखर गई। ओह, तो उसी में मैंने लिखा था हाँ मैंने भी मोहब्बत की थी, की थी। सही। है ना। तो वो उन्हीं की स्टोरी लिखी थी मैंने, और अपने आसपास की स्टोरियाँ लिखता था। मगर वो फिर जब हमारे बड़ों ने मशवरा दिया कि इसको आप इस तरह से करें, अपनी सलाहियतों को इस तरफ लेके जाएं, तो मुझे भी वो लगने लगा था कि अफसाना लिख लें, कितना भी अच्छा, नक्कात की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। शायर कितने बड़े बन जाएं, नक्कात की ज़रूरत होती है। तो हमने सोचा क्यों ना वो हम बने कि जो दूसरों की ज़रूरत बन जाएं। सही सही। आपके हवाले से मैं पढ़ रही थी कि आपको निशाने इम्तियाज़ भी मिला, तो वो किस हवाले से आपको मिला? मतलब निशान इम्तियाज़ वही अदबी खिदमत के हवाले से मुझे मिला था, और हमारे यहाँ के कई बड़े अवार्ड हिंदुस्तान के मुझे मिले हैं। और मेरे लिए ये इफ्तिखार की बात, इतनी छोटी उम्र में जो लोग बिल्कुल। बड़े काम करते हैं, बड़ी उम्रों में पहुँच जाते हैं, तब जाके वो मिलते हैं। कुछ मज़ीद खिदमत बताएं पर अपने ही। अवार्ड्स के बारे तो में। उसमें जैसे गालिब अवार्ड हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा अवार्ड है, सही। सरकारी अवार्ड है, तो मुझे वो गालिब अवार्ड भी मिला उर्दू तनकीद के हवाले से। और उर्दू तनकीद का 2019 में टोरंटो में भी मुझे अवार्ड मिला था, टोरंटो में, जी। जी, यहाँ से सही। मिल चुका जी, है। जी। और बहुत सारे अवार्ड हैं, कहाँ तक गिनाएंगे। अच्छा, ये तो माशाल्लाह आपका सिलसिला चलता आ रहा है। आपकी शख्सियत का एक और पहलू भी है, और वो है कि माशाल्लाह आप एक बेहतरीन ज़ाकिर भी हैं। ज़िक्र करते हैं, मजालिस में आपको बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, और इस हवाले से आप एक बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल भी हैं। और टोरंटो में भी जो आपका हालिया विज़िट है, वो इसी हवाले से मुहर्रम अल हराम में जो मजलिसें मुनक़िद होती हैं। तो ये आपने खुद से खुद आपने ये राह चुनी, या आपको आपके बुज़ुर्गों ने मशवरा दिया, या एक क़ल्बी जो है कैफियत ने आपको मजबूर किया कि आपने इस तरफ जो है राग़िब होना? ये मेरी खुद की मुंतखब की हुई राह थी। जी। हमारे बुज़ुर्ग इसके सख्त खिलाफ थे, अच्छा। ख़ासकर हमारे वालिद वालदा। जी कोई भी नहीं चाहता था कि मैं इस तरफ जाऊँ जी जी और मैं खिताबत करूँ या मजलिस से पढ़ूँ। जी जी। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि हम 2 भाई हैं सिर्फ। हाँ, हाँ, सही। एक हमारे बड़े भाई डॉक्टर हैं दिल्ली में, वो, और मैं लखनऊ में हूँ, मैं छोटा हूँ। तो बड़े भाई पहले से ही दिल्ली में थे, तालीम हासिल कर रहे थे वो, हाँ, हाँ। और मुझे इस तालीम के लिए लखनऊ आना पड़ रहा था। अच्छा। तो वो अपने से दूर नहीं करना चाहती थी कि अच्छा। कोई तो घर में रहे, मतलब सही। दोनों भाई बाहर चले जाएंगे तो हम लोग घर पे क्या करेंगे, ये था। तो उनके अंदर ये जज्बा था कि यहीं रह के तालीम हासिल करें हम, और मेरे अंदर ये था कि मुझे जो हमारा सबसे बड़ा मरकज़ है हिंदुस्तान का मजहबी तालीम का, वो जामिया सुल्तानिया है। जी जी। सही। तो मेरी हमेशा कोशिश रही, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बुलंदियों की तरफ ही, तो सबसे बड़ा मरकज़ वही था, तो वहीं मैंने एडमिशन लिया जाकर। तो उसके लिए लखनऊ जाना पड़ा। तो उसके लिए भी ज़ाहिर बात है, मिंबर पे आने से पहले आपने काफ़ी आपकी जो मालूमात और जो पढ़ाई और लिखाई, उसमें ख़ासा आपने जो है हिम्मत दिखाई, बहुत मेहनत और भी काफ़ी की। मेहनत की आपने, और अल्लाह ताला ने उसका अज्र जो है आपको ये और आपको इस हवाले से जो आपका एक काम है, मैं देख रही थी कि आपने काफ़ी ज़्यादा किया, उसके हवाले से आप खुद कुछ बताना पसंद करेंगे?
किस हवाले से काम? ये जो खतीब के हवाले से जो खिताबत के मजहबी हवाले से। जी जी, मजहबी हवाले से मैंने काफ़ी काम किया है। इस्लामी एतबार से जो इस्लामी अदब किताबें कह आपकी सकते हैं, जो जी वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस्लामी अदब जिसको कह सकते हैं, तो उस तरह की भी मेरी कई किताबें हैं जो शाया भी हो चुकी हैं, और कई किताबें ऐसी हैं जो भी शाया होना है, तैयार हैं तकरीबन। सफ़र की मसरूफ़ियत की वजह से मैं अभी उसको नहीं देख पा रहा हूँ। एक नज़र देखना ज़रूरी होता है छपने से पहले चीज़ों को, तो उसकी वजह से भी नहीं आ पा रही हैं। मजहबी हवाले से जो भी कुछ मैंने लिखा है या जो खिताबत मैं करता हूँ, इसमें भी एक चीज़ थी बचपन से। हमारे यहाँ एक तरीक़ा है कि जो मिंबर पे लोग आते हैं, साहिब मिंबर हम जिन्हें कहते हैं, जब वो लोग तकरीर करते हैं और अच्छी तकरीर होती है, लोगों को पसंद आती है, तो जब वो मिंबर से उतरते हैं तो लोग उनके हाथों का बोसा लेते हैं। ये एक रिवायत है हमारे यहाँ, साहिबान मिंबर के हाथों के बोसा लेने की। अकीदत में, जी, अकीदत में चूमते हैं उनके हाथों को। मगर वो तभी चूमते हैं जब आप कुछ मिंबर से ऐसा दे के जाएँ और लोग खुश हों और उनके इल्म में इजाफा हो। तो वो चीज़ें मैं बचपन में बहुत छोटा सा देखा करता था कि लोग हाथ चूम रहे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, नौजवान जाकिर है मेंबर पे, मतलब बुजुर्ग लोग उसके हाथ चूम रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, सफ़े बनाए हुए हैं कि हाथ चूमने का मौका मिल जाए। तो मुझे भी, मेरे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं क्यों ना ऐसा बनूं कि मेरे भी लोग हाथ चूमें और मेरे भी सामने ऐसे सफ़े लगे और लोग आए इस तरह से हाथ चूमने के लिए। तो बस उस जज्बे के तहत मैं इधर आया कि मुझे अच्छा लगता था कि लोग मतलब चूमते हैं हाथों को, और आप जो इल्म दे रहे हैं लोगों को, उससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन ये इंस्पिरेशन थी आपकी, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब तो आपकी सोच कुछ और होगी तो इस हवाले से। बिल्कुल बचपने की बात है, तो 8-9 साल का था जब मैं, तब की बात है। और मैं 10 साल की उम्र से मेंबर पर हूँ, 10 साल की उम्र से मजलिस से पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत छोटा सा था तब से मजलिस से पढ़ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपकी इस जो शौक़ और ज़ौक़ और जिसकी तकमील आपने बहुत जल्द हासिल कर ली, आपके जो ख्वाब थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके जो वो पिछली जो सरगर्मियाँ थी अदबी, उस पर कोई वो या असरअंदाज हुई हों, या उस तरफ आपने सोचा हो कि भाई अब चूँकि मैं इस तरफ मज़हब के हवाले से मैं अपने आप को, मैंने आपका रुझान जो है तबीयत का माइल हो गया है उस तरफ, तो अब आप वो चीज़ें जो है सिर्फ ये सोच कर नहीं कर रहे हैं कि ये गोया कि शायद शरीयत के ख़िलाफ़ हैं या कुछ इस तरह की कोई सोच तो नहीं पैदा हुई? ऐसा तो नहीं है, मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ जी, मगर अब लिखना पढ़ना कम हो गया है। उसकी वजह ये है कि सफ़र बहुत ज़्यादा करता हूँ, बाहर के सफ़र ज़्यादा होते हैं। तो हमारे एक बड़े भाई हैं, दोस्त तो नहीं कहूँगा मैं, बड़े हैं, उनकी सरपरस्ती में मैंने बहुत काम किया है तहवील में। अबरार रहमानी उनका नाम है। अच्छा। और वो आजकल रिसाला जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे उसके एडिटर हैं। तो अभी तो रिटायर हो गए वो कुछ दिन पहले ही। उसके एडिटर थे, वो कहा करते थे हमसे कि अक्सर मजाक में कहते थे जब भी कभी मिलते थे, कहते थे भाई शियों ने हमसे एक नक्काद छीन लिया, हर वक्त मिंबर पर रखते हैं तुम्हें। तो मजाक में कहते थे कि शियों ने अच्छा नक्काद एक होने वाला अदब का वो हमसे छीन लिया है, और हर वक्त मिंबर पर इतना मसरूफ़ कर दिया है आपको कि अब आप लिख नहीं रहे उस तरह से जैसे लिखना चाहिए, और जैसे जिस तरह से किताबें आपके शुरू में आ रही थी उस तरह से वो ब्रेक सा लग गया है, आपको टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं देते लोग मिस करते हैं इन चीज़ों का। वो अबरार भाई बहुत मज़े से कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो ये सब करते हैं। लेकिन मैं, जैसे आप तनकीद निगारी करते हैं तो आप बहुत से नए लिखने वालों की तख्लीकात को आपकी नज़र से गुजरती रहती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है उनमें, या कौन सी ऐसा वो अमल इख्तियार कर सकते हैं कि उसमें वो अपने अदब को बेहतर तौर पे तख्लीक कर सकें? देखिए, हमारे जहाँ तक नए लिखने वालों का सवाल है तो उसमें माशाल्लाह अच्छे लिखने वाले भी हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में भी सभी लिख रहे हैं। शायरी में भी अच्छे इस वक्त नाम आए हैं आपके सामने समंदर नामे पर, और फिक्शन में भी अच्छे लिखने वाले आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ कमी है वो ये है कि ज़बान पर हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो लिसानी तकाज़े हैं जी, उस पर उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। उसकी ये भी तो वजह हो सकती है ना कि अबलाग का अमल जो है ताकि वो आसान हो सके। जी जी, ये तो होता है। ये क्योंकि आज के दौर में आप देखिए मीडिया का दौर है, तो वो लोग इतना उस तरह की इल्मी चीज़ें लोग समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ टोरंटो में जो मजलिस से खिताब कर रहा था, JCC में कर रहा था, जो यहाँ का बहुत ही बड़ा मरकज़ है, बल्कि यहाँ क्या लंदन, अमेरिका, कनाडा, इन तीनों मुल्कों में इससे बड़ा मरकज़ नहीं है हमारा, जहाँ पे मैं अभी खिताब कर रहा था मजलिस से। तो यहाँ पर भी एक मसला था ये दरपेश
कि लोग मुझसे आके कहते थे कि आप लखनऊ से हैं, आप बहुत गाढ़ी उर्दू बोलते हैं, थोड़ा उर्दू को आसान करिए, यहाँ बच्चे क्योंकि इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है उर्दू समझने में। लेकिन जो बुज़ुर्ग थे और बुज़ुर्गों की तादाद अच्छी खासी होती थी, वो बड़ा लुत्फ़ लेते थे ज़बान का। वो कहते थे हमने यही ज़बान सुनने के लिए तो बुलाया है आपको, क्योंकि ये हम मिस करते हैं कि ज़बान हमें सुनने को नहीं मिलती, जो आप यहाँ मेंबर पे बोल रहे हो, जो जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ज़बान का अपना अमल है, लेकिन ये भी बात सच है कि ज़बान आजकल अगर हम उतनी मुश्किल कर देंगे तो चीज़ें हमारे लोगों तक पहुँचेंगी नहीं। बिल्कुल। तो अब जो मैं अगला सवाल करने जा रहा हूँ उस बुनियाद पे ये कहने के मैं यू टर्न ले रहा हूँ। ये बताइए कि वो एक किस्सा जो है शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर साहब ने जो है वो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी एक ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनसे मंसूब कोई ऐसा वाक़या है आपकी ज़िंदगी पे जो असरअंदाज हुआ? के ताल्लुक़ से असल में जिस वक्त मैंने अर्ज़ किया कि पहली किताब मेरी खराज हयात है, जो तालिब इल्माना एक कोशिश थी और वो एडिटिंग वर्क था। अल्लामा मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान का आपके बड़े शायर हैं और वो भी ज़ाकिर थे, और दोनों चीज़ें करते थे, शायरी भी और ज़ाकिरी भी, और दोनों में उन्होंने बड़ा नाम कमाया और दोनों में उनका अपना एक मकाम है, खिताबत की दुनिया में भी और शायरी की दुनिया में भी। तो मोहसिन नकवी साहब का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त मैंने एक मजमून लिखा था। ठीक। उनकी शहादत की जब खबर मुझे मिली तो एकदम जैसे होता है ना फिलबदी कलम बर्दाश्ता कोई चीज़ होती है कि असर जहन पे पड़ा और आपने फ़ौरन लिखा उसको, तो वैसे ही जैसे ही मुझे खबर मिली उनकी शहादत की, मैंने फौरी तौर पर एक मजमून लिखा, कागज़ उठाया, कलम उठाया और उसका उन्वान था मैं यूँ भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। वो मोहसिन नकवी का शेर है कि ख़िज़ां की धूप से शिकवा फिजूल है मोहसिन, मैं यूँ भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। तो उस हवाले से मैंने एक मजमून लिखा और वो मजमून एक हिंदुस्तान के अहम रिसाले को दिया, अलवाइज़ उसका नाम है रिसाले का। उसमें वो छपा, वो पूरी दुनिया में जाता है, पुराना रिसाला है मजहबी हवाले से। तो वो पाकिस्तान भी आया रिसाला। जब पाकिस्तान आया तो यहाँ से मेरे पास कुछ लोगों ने रब्ता किया, ख़त लिखे। उस ज़माने में फ़ोन का इतना चलन नहीं था तो खतूत लोग लिखते थे। तो वहाँ पर एक जाफ़र अली मीर हुआ करते थे और वो एक हफ्त रोज़ा निकालते थे लाहौर से, निदाए शिया। तो उन्हीं ने मेरा वो मजमून उस रिसाले से लेके निदाए शिया के फ्रंट पेज पे छापा। तो जब फर्स्ट पेज पे वो छपा और वो हमें पहुंचा वापस लाइब्रेरी में, हमने देखा रखा हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में वो फर्स्ट पेज पे हमें जगह दी गई। बहुत बड़ी चीज़ थी तालिब इल्म के ज़माने में। वो काफ़ी मकबूल और बड़ा मशहूर उनका हफ्त रोज़ा, और उसको लोग काफ़ी दुनिया भर में पढ़ाया जाता था। उनको बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्हीं ने मुझे ख़त लिखा पर्सनली मेरे एड्रेस पे और लिखा उसमें कि आपने जो ये मजमून लिखा है मोहसिन नकवी के ताल्लुक़ से, मोहसिन नकवी मेरे दोस्त थे और मुझे इसको मजमून को पढ़ के बड़ा सुकून मिला है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आपको कोई तोहफ़ा यहाँ से भेजूँ। वाह। तो मुझे आप लिखें कि आपको पाकिस्तान से क्या पसंद है या क्या आपको चाहिए, मैं आपके लिए भेजना चाहता हूँ। तो जब उनका ख़त मुझे मिला तो मैंने उसके जवाब में लिखा कि मुझे ज़ाहिरी चीज़ों में कुछ नहीं चाहिए और मैं मोहसिन नकवी के ताल्लुक़ से किताब मैंने अभी एडिट की है और खराज हयात उसका नाम रखा है और उनके इस्लामी और मजहबी मज़ामीन उसमें मैंने यकजा किया और उस पर मुकदमा लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर तकरीज़ आप बेनज़ीर भुट्टो से लिखा के दें मुझे। वाह, ये मेरा तोहफ़ा है। वाह। मैंने उनसे ही तोहफ़ा मांगा कि मुझे आप तोहफ़े में इस किताब पर तकरीज़ लिखा के दें और बेनज़ीर भुट्टो से लिखा के दें। तो उनका जवाब आया कि आपने तो बड़ा मुश्किल तोहफ़ा मांग लिया है हमसे, लेकिन क्योंकि मैं बहुत चाहता हूँ मोहसिन नकवी को और बेनज़ीर ख़ुद भी मोहसिन नकवी को बहुत पसंद करती थी और बहुत चाहती थी, मैं आपकी बात उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। वो पीपल्स पार्टी के लीडर्स में भी थे। जी ठीक है, मैं पहुँचाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको उनसे तकरीज़ लिखा के भेज दूँ। मैंने लिखा कि शुक्रिया आपका, अगर आप ऐसा कर देंगे तो मुझे वाकई में जो आप तोहफ़ा देना चाह रहे थे तो वो मैं समझूंगा मुझे मिल गया, और इससे अच्छा कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। तो उन्हीं ने फिर कुछ दिन के बाद मुझे डाक से लिफाफा मिला। अच्छा। और वो बेनज़ीर भुट्टो के लेटर पैड पर था और वो मोहसिन नकवी के ताल्लुक़ से, मेरी किताब के ताल्लुक़ से था। वाह वाह वाह। वो मैंने फिर उसको शाया किया अपनी किताब में, खराज हयात में छपा हुआ है। बहुत खूब, यानी क्या खूब, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो आपने मतलब वहाँ बैठकर इंडिया में बैठकर पहली किताब पे आपने, और ये तो वाकई एक आपकी शख्सियत के साथ एक जो है ना वो कह लें कि सोने पे सुहागा वाली बात है कि हमारी।
तो यकीनन इसमें जो है वो अल्लाह ताला की भी मदद कार फरमा रही है, आपकी नेक आपके नियत यहाँ की। से पाकिस्तान से एक बहुत बड़े स्कॉलर थे इस्लामी अल्लामा इरफान हैदर आबदी, जी जी आपने नाम सुना होगा, और जी, जी। खिताबत की दुनिया का तो बहुत बड़ा नाम है, इस सदी का बड़ा नाम जी है जी वो। बिल्कुल। उन्होंने जिस अंदाज की खिताबत की जी, और जिस जी। तरह से लोगों को मुतासर किया है, हम्म, तो उन्होंने भी मुझे ख़त लिखा था। जी जी मोहसिन नकवी के वो भी बहुत हाँ, अच्छे हाँ। दोस्तों में थे। हाँ, ये 3 लोग थे, इनकी दोस्ती मशहूर थी पूरे पाकिस्तान जी में। जी मोहसिन नकवी, जाफ़र अली मीर और इरफान हैदर आबदी। जी जी तो अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब ने मुझे जो ख़त लिखा था उसमें लिखा था एक जुमला में अभी मुझे याद है, और जब उनकी शहादत हुई, इरफान साहब भी शहीद हुए, तो मुझे फिर बहुत उस पर मैं रोया भी था उस जुमले को पढ़ के। जब मैंने वो ख़त निकाला, जब शहादत की खबर मिली, उसमें लिखा था उन्होंने कि आपके इस मजमून से, जो मेरा जिसका मैंने जिक्र किया, कि हमारे लिए इस मजमून ने वही काम किया है जो बुए पैराहाने यूसुफ ने याकूब की बसारत के साथ किया। वाह वाह, क्या जुमला है भाई, वाह वाह वाह, बहुत दिलगुदाज, वाह 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 वाह। अब हम आपको, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है करीबुल इख्तिताम है, तो हम आपको एक बताते चलें कि आपने अभी जो शख्सियात का नाम लिए इनसे हम मिल चुके हैं, क्योंकि हमारे फूफा हज़रत मुशफ़िक़ ख्वाजा, अच्छा, मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब आपके फूफा थे? जी वो मेरे फूफा थे, और हमने उन्हीं के पास परवरिश पाई, क्योंकि हमारे वो वालिदैन हमारे का सर इंतकाल के हो गया था। बहुत अच्छे दोस्त थे, प्रोफेसर निगर मसूद के। बिल्कुल होंगे। तो उनके गाहे गाहे हमें बड़ी फ़क़ीदुल मिसाल और अज़ीमुल मर्तबत शख्सियात से हमारी मुलाकातें रहती थी उस ज़माने में। तो बहरहाल क्या आपने ज़माने याद दिला दिया हमें भी। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम किन लफ्ज़ों से आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने अपने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए जो है ये 1 घंटा जो है वो मरहमत फरमाया, और ये समझने कि हम ख़ुद भी जो हैं आपके इस कहते हैं कि अक़ीदतमंदों में शामिल हो गए हैं कि एक तो आपकी माशाल्लाह शख्सियत, दूसरे आपके जो आपके इल्मी और अदबी कारनामे हैं, और दूसरे ये कि आपकी तबीयत का जो मैलान है इतना सादा, और मतलब हमें लग नहीं रहा कि हम किसी एक ऐसे शख्स के सामने बैठे हैं कि जो PhD और दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, लोग जिनसे मिलने के लिए जो है वो आरजूमंद रहते हैं। और हमें आप हमारे, बल्कि मैं समझता हूँ जैसे हमारे साथ हमारा खुदा भी हमारे साथ है कि हमें आपसे जो है गुफ्तगू करने का मौका मिला, और ये बिल्कुल वही वाली कैफियत होगी जो आपको बेनज़ीर का ख़त मिलकर हुई थी जी। ये कह सकते हैं। तो अब क्या करें डॉक्टर साहब के वक्त इतना कम है, और नाज़रीन आपने भी जो है ये महसूस किया होगा कि हम ये इस तरह से ये कोई इंटरव्यू नहीं था बल्कि एक गुफ्तगू थी। तो इसको यकीनन इसको यही समझिएगा कि हम एक ड्राइंग रूम में बैठ के डॉक्टर साहब से उनके और अपने दिल की बातें शेयर कर रहे थे। तो यकीनन हम अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। इससे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई बेहतरीन पैगाम जो है उनके लिए आप छोड़ कर जाएँ। मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी शय और ताकतवर शय अगर कोई है तो वो मोहब्बत है। वाह। मोहब्बतें तक़सीम करें और मोहब्बतों को अख्तियार करें, और नफ़रतें किसी भी शक्ल में हों, चाहे वो सूबाई सतह पर हों, चाहे वो लिसानी सतह पर हों, और चाहे मुल्की सतह पर हों, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, नफ़रतों का ख़ात्मा करें और मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। इससे अच्छा कोई पैगाम हो सकता है, नाकाम हो सकता है। बहुत इस दिलचस्प गुफ्तगू के साथ फिर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।